हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी पाकिस्तान के हवाले से। स्पेशली आईएमएफ से अभी सुनने में आ रहा है कि पैसे अप्रूव हो गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से हुए हैं। ये और इसके साथ-साथ जुड़ी हुई और बहुत सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन मतलब 30% से ऊपर है, बिजली की लोड शेडिंग और बाकी चीज़ें, मसाइल काबू कैसे पाया जाएगा, इसके हवाले से बात करेंगे। और इसके लिए आज मुझे जॉइन करे सीनियर पॉलिटिशियन from US, Sajid Tar साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। My pleasure. Thank you so much. सर, एक तो ये बताइएगा कि आईएमएफ ने आखिरकार अप्रूवल दे दी, लेकिन वही बात करूँगा कि हमें अच्छा खासा ज़लील करने के बाद ये सारा कुछ हुआ। कभी हम इस चीज़ से निकल पाएँगे या निकल सकते हैं, या इसी तरीके से हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा? देखें, इस पे मैं 2-3 चीज़ें तो मेरी मिली-जुली राय होगी। जो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आईएमएफ का ये पहला प्रोग्राम नहीं है। पहले भी यहाँ पे 21 प्रोग्राम हो चुके हैं। और वो सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं वो पहुँच चुके हैं दुबई, लंदन और कनाडा में पहुँच चुके हैं, जिस तरह जाते हैं पहले। क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर लाना इतना मुश्किल बात नहीं है, रोकना उनको बड़ा प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। और बिलख़ुसूस आज मैं बल्कि एक और रेफ़रेंस से बात करूँगा कि हमारे एक पुराने अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे एजाज चौधरी साहब। मैंने रिसेंटली उनकी किताब पढ़ी है डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स। उन्होंने उसमें बिल्कुल, अगर मैं रिकमेंड करूंगा हर पाकिस्तानी या साउथ एशियन को वो पढ़नी चाहिए किताब। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो चाहते थे अमेरिकन के आपको पनिश करने के तरीकाकार क्या थे। और बिल्कुल एग्जैक्ट यही थे कि आपको फेटअप में फंसाना, आपको आईएमएफ में रगड़े देने। और उन्होंने बताया है कि जो ये इस दफा जो असद मजीद साहब के लेटर पे जो बातें हो रही हैं, इससे भी ज्यादा सख्त बातें माजी में हो चुकी हैं। और उसके साथ उसकी गवाही मदीहा लोधी साहबा ने भी पहले दी है। उन्होंने कहा कि ये इस तरह की गुफ्तगू होती रहती है, इससे रजीम चेंज नहीं होती, बल्कि रजीम चेंज करने की अमेरिका सकत ही नहीं रखता। अब आईएमएफ के हवाले से जिस तरह आपने बताया है कि पाकिस्तान में तो लोगों की चीखें निकल रही हैं। बिल्कुल। बिलखसूस जो तबका 25-30 हजार रुपया महीने का कमाता है, जो कि एवरेज एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तानी की इनकम यही है। बिल्कुल। कोई भी इस वक्त रूलिंग एलीट का इंसान जो है, जो जो समझता है, उनका बजट बना के दिखाए। लेकिन मैं अभी रिसेंटली फखर भाई, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। जी, बिल्कुल। 3 शहरों के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में किसी रेस्टोरेंट में खाने को जगह नहीं मिलती वीकेंड बिल्कुल। में। V8 गाड़ियां इस तरह घूम रही हैं वहां पे कि जिस तरह मक्खियां घूम रही होती हैं। बिल्कुल। आपका पेट्रोल चाहे 300 रुपए का लीटर हो जाए और डॉलर चाहे 400 का हो जाए, उनके माथे में बली। उनके उनकी इनकम ज्यादातर, आपकी जो रूलिंग एलीट है, उनकी इनकम डॉलर्स और पाउंड में है। बिल्कुल। उन ज्यादातर की बीवियां फॉरेन नेशनल हैं, ज्यादातर के बच्चे टोरंटो या दुबई या लंदन रहते हैं। आप देखें, आपका कैपिटल लंदन है। बिल्कुल आपके इस वक्त जो बड़े वजीर आजम साहब हैं वो तो लंदन में बैठे हैं। बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब ने पूरी कैबिनेट जाके वहां मीटिंग की और क्या उससे क्या सिग्नल दिया दुनिया को। उन्होंने उन्होंने यही कहा है कि हम लंदन से बैठ के पाकिस्तान को ऑपरेट करते हैं। पहले एमक्यूएम वाले वहां से बैठ के ऑपरेट कराची करते थे, और वहां से बैठ के पाकिस्तान ऑपरेट हो रहा है। सूबा सूबा पंजाब जो कि एक बहुत लुक्रेटिव सूबा है, बड़ा एक बहुत बड़ा सूबा है, जी। उसके दो दो इजलास हो रहे हैं। हाँ। किसी को कोई पता नहीं गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है। आपके सूबा सरहद में जहां 9 साल पीटीआई, वहां के हालात आप देख लें। जी। अगले दिन वहां के साथजा ने जाके बनी गाला में शेम शेम के नारे बिल्कुल। लगाए। बिल्कुल। और उसके बाद आप आज देख लें जो नैब के बारे में जो तरमीमी बिल आया है, उसको देख लें आप। तो ये सारी चीजें, इस आपका हल फैटफ और आईएमएफ नहीं है। आपका हल जो है अकाउंटेबिलिटी है। लोगों ने वोट भी दिया था अकाउंटेबिलिटी को, लोगों ने मैंडेट भी दिया था। लेकिन अफसोस की बात जी। कि आज जो इंसान बाहर बैठ के नैब के खिलाफ तकरीरें कर रहा है, खास साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जी, बिल्कुल। उसमें उन्होंने उन्होंने कहा जी नैब को लेकर हम चैलेंज करेंगे कोर्ट में। तो खान साहब, आपने 3.5 साल में $1 नहीं रिकवर किया आपने करप्शन का, बिल्कुल। बल्कि आपने उल्टा एनआरओ दिए। नवाज शरीफ साहब, असद उमर साहब ने फरमाया था कि आपकी मर्जी से, कैबिनेट की मर्जी से गए हैं बाहर। और हाँ। दूसरा, आप किस किस्म की रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग का आपका अपना केस है, 8 साल से उसका कोई फैसला नहीं आया। तो आपके अपने मैार भी गलत हैं। आप, मेरा मकसद अफसोस की बात यह है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है इस वक्त। ना कोई सियासी लीडर सोच रहा है, ना कोई इंस्टीट्यूशन सोच रहा है।
कि इस वक्त जो क्राइसिस है इसमें से निकलेंगे किस तरह, करप्शन से किस तरह निकलेंगे। मैं राइट। आज ये मैं आपके देखने वालों को एक चैलेंज ये देना चाहूंगा जी। कि मेरे इस डिबेट के बाद जरा गूगल करके देखें कि इंडियन रुपए का $1 का कितने हाँ, रुपीस है। बिल्कुल। जरा गूगल करके देखें $1 के टके बांग्लादेश के कितने हैं। जी, बिल्कुल। अब मैं यहां तक चैलेंज करूंगा $1 के अफगानी करेंसी कितनी है, एग्ज़ैक्टली। उसको भी चेक करें। यस, उसके बिल्कुल। बाद उसके बाद भी फिर आप यकीन ना करें, उसके बाद भी आप अमर बिन मारूफ पे चलते रहें, उसके बाद फिर ये लोग दोबारा आपको बेवकूफ बनाए, तो फिर किसी का कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है। अच्छा सर, एक बिल्कुल आपकी ये बात बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने हिंदुस्तान की बात भी की, बांग्लादेश की भी की, अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में इस वक़्त $1 ग़ालिबन 90 प्लस रुपीज़ में चल रहा है और उनका रुपए इस वक़्त भी हमारे मतलब ब स्ट्रॉन्ग है। उनका ₹1 और हमारे 2 ढाई रुपए जो है उनके बराबर है। लेकिन सर इमरान खान साहब लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे मरासिला भेजा गया, वो कहते हैं जी चौकीदार न्यूट्रल कैसे हो सकता है? यानी वो बाजवा साहब को और इनको लताड़ के रखा हुआ पिछले 3-4 महीनों से और मतलब समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाहते हैं और वो कहना क्या चाहते हैं। मतलब इवन अपने टीवी शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ में, जल्द से जुलूसों में वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? देखिए, इसका फायदा 1971 के बाद मैंने पहली दफा इस इंस्टीट्यूशन को इतना कमजोर देखा है ओह! कि जो बच्चे लौंडे लपाड़े ट्वीट लेके पीछे पड़ जाते हैं, जर्नैलों हाँ, के नाम ले लेके उनको गालियां निकालते हैं। इसी तरीके से अदलिया के हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके खिलाफ गंदी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जी, स्टेट बिल्कुल इस तरह है जिस तरह लाचार हो चुकी है। और लेकिन इस पे मैं एक बात पे इस पे करूंगा एग्री जी। कि इनको इनको न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन इन द फेवर ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हुँ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो आवाज उठे उसके खिलाफ इनको स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन इस वक्त वो नहीं ले पा रहे। स्टेट ऑफ पाकिस्तान कमजोर हो चुकी है। और जो 5th जनरेशन वार अगर कल को पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, अमेरिका में या बरतानिया में, जी। तो ये पाकिस्तान की मिसालें दी जाएंगी कि किस तरीके से 5th जनरेशन वार के जरिए अपनी ही फौज और अदलिया को जलीलो ख्वार कर दिया। राइट। अच्छा सर, एक चीज़ ये है कि इस वक़्त शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, बाकी लोग कह रहे हैं कि जी थोड़ा-सा सब्र कर लें। अवाम को ये बताया जा रहा है, इन्फ्लेशन जैसे मैंने स्टार्ट में बताया 30% क्रॉस कर चुकी है और कहते हैं कि जो जिनकी इनकम आप 20 और 25 बता रहे हैं सर, उनके लिए ये इन्फ्लेशन जो है 40% से भी ऊपर है। लेकिन इमरान खान साहब भी यही दिलासा दे रहे थे और अब ये हुकूमत भी यही दिलासा दे रही है। मतलब अवाम इसका मतलब है पिसती रहेगी या फिर कोई अच्छे दिन आपको लगता है कि शायद कोई आ जाए, अगर कोई अच्छा लीडर आए तो? देखें, सबसे पहले तो मैं हमेशा ये दुआ करता हूं कि या मेरे मालिक पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर मिले। ये जो फॉरेन इंपोर्टेड है ना, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, के सारे इंपोर्टेड हैं। इनकी सबकी प्रॉपर्टियां, इनकी रिहायशें, एक टांग लंदन में, एक पाकिस्तान। बिल्कुल। आपको ऐसे चाहिए जिनके बच्चे पाकिस्तान में बैठे। खान साहब को चाहिए ना, ये कहते हैं कि आगे लोग ये सियासत नहीं है, तबलीग है, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं तबलीग में लगाते? नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब अपने बच्चों को क्यों नहीं लगाते आगे, भाई आओ सर्दी गर्मी में सामने खड़े हो। बिल्कुल। लेकिन उसमें बात यह है कि पाकिस्तानी कौम ने एक तब्दीली का ख्वाब देखा था। उन्होंने देखा था, बेचारा, मैंने खुद देखा था, मैं खुद विक्टिम हूं इस चीज का। लेकिन उस तब्दीली, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उस तब्दीली के ख्वाब को, उस ख्वाहिश को मरने नहीं देना चाहिए। हुँ। तब्दीली, आप इस पे स्टैंड लें, तब्दीली का ख्वाब फिर दोबारा देखें। लेकिन मेरी एक इल्तिजा है कि जब अब ये सियासतदान किसी भी पार्टी के जब आपसे वोट मांगने आए V8 गाड़ियों पर और साथ 50-50 लोग क्लाशनकोफों वाले आए, हुँ। इनसे ये पूछें कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। मेरी तनख्वाह 25,000 है, मैंने मेरा बजट बना के दिखाया। मुझे डराए ना इन क्लाशनकोफों के साथ, मेरा बजट बनाए। बरादरीइज्म पे वोट ना दें प्लीज, खुदा के लिए। अमर बिन मारूफ पे वोट ना दें, पाकिस्तान पे वोट दें, पाकिस्तानियत पे वोट दें। वही एक हल है। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। अगर जमहूरियत असल माने में हो, अगर हाइब्रिड सिस्टम हो, जिस तरह हाइब्रिड सिस्टम में बातें हो रही है, क्या हो रही है? आपके महमूद आप कुरैशी साहब ने प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस करके पहले ही कह दिया है कि जी 20 में से ज़िमनी इंतखाबात में से 18 सीटें मिलेंगी नून लीग को और 20 बिल्कुल। पीटीआई। वो पहले ही अपना फ्रेमवर्क कर रहे हैं कि इलेक्शन जाली हो। दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी के काफ लीग के परवेज लाई साहब ने फरमाया है कि 18 सीटें हमारी होंगी, 2 नून लीग की होगी। आपने पहले ही इलेक्शन को कंट्रोवर्सल कर रहे हैं। आप पहले ही लोगों को मुतनफर कर रहे हैं उस सिस्टम से, विच इज रॉन्ग। और माजी में इसकी मिसालें भी मिलती हैं कि जी। हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट किया जाता था।
वोट डाले कहीं जाते थे, निकलते वो कहीं थे। तो ये एक मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पाकिस्तान इलेक्शन में जाता है तो इलेक्शन शफाफ होना चाहिए। ओके। अच्छा सर, एक मतलब हम मुल्क के मसाइल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन 1947 में हिंदुस्तान और हम एक ही दिन दो कंट्रीज बन गए। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश बना। सर वो लोग आज मतलब हिंदुस्तान को जब हम देखते हैं तो उनके ताल्लुकात अरब दुनिया के साथ, अमेरिका के साथ, पता नहीं कहाँ-कहाँ, और बड़ा एक रिस्पेक्ट है उन लोगों की, उनकी हुकूमतों की, उनके कंट्री की, इवन बांग्लादेश की। लेकिन सर हमने जो इज्जत थी भी हमारी 90s के बाद या 2000 के बाद, वो भी हमने खो दी है। क्या मतलब मेन डिफरेंस किन चीजों का आपको नजर आता है मेन तीनों में? डिफरेंस मेन डिफरेंस जो मेरी नजर में सबका, वो नेशनलिज्म। हम लोगों में कौमियत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये मैंने देखा है, मैंने बड़े करीब से लोगों को देखा है। देखिए डॉक्टर यूनुस जो थे, मेरे ख्याल में बांग्लादेश के जो वहां पे इनकलाब आया, सनती इनकलाब, एक वजह ये थी कि उन्होंने 51% जो खवातीन घरों में बैठी थी उनको एंगेज किया। यस। उनको उन्होंने अपने कॉटन के बिजनेस में लेकर आई। वो उन्होंने स्वेट शर्टें बनानी शुरू की। उनको पैसे दिए डॉक्टर यूनुस ने माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए। लेकिन नेशनलिज्म था उनके अंदर। भारत के अंदर भी आज मैं समझता हूं दुनिया में जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी, उनमें से सबसे कामयाब मूवमेंट इस वक्त भी मोदी साहब की। उन्होंने पूरी कौम को हिंदुत्व के झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। बाकी सारी खान साहब की मूवमेंट जो थी वो नेशनलिज्म ही, नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। थर्ड पार्टी को ट्राई किया लोगों ने, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए। उन्होंने बजाय एमपीए एमएनए को गवर्नमेंट में लाने के, उन्होंने अनइलेक्टेड बच्चे जो थे, जो पहले शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग करते थे अमेरिका में और लंदन में, मुल्क की चाबियां उन्होंने उनको पकड़ा दी। और वो अमीर लोगों के, करप्ट लोगों के बच्चे थे। वो गवर्नमेंट उन्होंने चलाई बड़े बुरे तरीके से, तजर्बा उनको था नहीं। तो उन्होंने हर चौक में एक्सीडेंट किया है। उन्होंने उसके बाद, मेरा मकसद है कि आप ये कहते हैं उस्मान बुजदार, वो तो सारी कैबिनेट भरी पड़ी थी उस्मान बुजदार के साथ। तो वो ना चाहे बेचारे डिलीवर कर पाए। फेल्योर सबसे बड़ा इमरान खान साहब का यही था कि खान साहब को तजर्बा ही नहीं था। और आज गलती क्या कर रहे हैं कि किसी गलती को एडमिट करने से वो गुरेज करते हैं। उन्होंने, मेरी नजर में अमेरिका में मैंने ये चीज देखी आके जी। कि जब तक आप किसी गलती का इतराफ नहीं करते, करेक्शन नहीं हो सकती। ओके, खान राइट। साहब कहते हैं, वो कहते हैं मैं फरिश्ता हूं, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। उनको मानने वाले, और सबसे बड़ा जुल्म पाकिस्तान के साथ ये हुआ है, एक सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी बना दिया। अब वो तो मजहबी पेशवा बन चुके हैं। मेरे ख्याल में अगला स्टेप क्या होगा, वो तावीज देना शुरू कर देंगे और फूके मारा करेंगे लाउड स्पीकर पे, जिस तरह कई पीर इस वक्त मारते हैं कि जब फूक मार दी सारे ठीक हो जाए। तो अगला राइट। स्टेप फूके मारेंगे जलसों में आके, और साथ अताउल्लाह न्याजी के गाने भी लगाएंगे, डीजे बट भी होगा, और साथ अमल बिल मारूफ की फूके और तावीज भी दिए जाएंगे। इससे अगला स्टेप तो यही है। तो आप देख रहे हैं आपकी डायरेक्शन क्या है। आपकी डायरेक्शन सोमालिया और अफगानिस्तान है। ओके। सर एक चीज़ और हुई है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि $2.5 अरब हमें चाइना से मिल गए और कुछ 1 या 1.5 बिलियन जो है वो आईएमएफ ने दे दिया, और सर बड़ी मुबारक बातें भी दी। सर उधार के पैसों के ऊपर हम मतलब एक मुबारक, एक मैं कहता हूँ ये शायद सबसे लोवेस्ट स्टेज होता है, बेशक एज ए इंडिविजुअल बंदा करे या एज ए कंट्री अगर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है इस वक्त कि हमने आईएमएफ को एग्री किया इस चीजों पे, हालांकि जो उन्होंने कंडीशन लगाई उन्होंने ज्यादा सख्ती दिखाई पाकिस्तानी हुकूमत ने अवाम के खिलाफ जो है। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा। मिफ्ता इस्माइल साहब लास्ट टाइम जब वाशिंगटन डीसी से आईएमएफ वालों को मिलके गए थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के, उनके ऊपर फूल निछावर किए गए। आप स्टेट ऑफ माइंड देखें कि कर्जा लेके आते हैं तो आपके ऊपर फूल निछावर किए जाते हैं। जरा अंदाजा लगाएं। देखिए माइंड सेट क्या है, क्या माइंड सेट। हमें इनसे निकलना होगा, लोग इसको निकलना होगा। हमारे पास लीडरशिप का फुकदान है। हमें पाकिस्तान को पिछले 74 सालों में कोई भी लीडर मिल ही नहीं सका, चाहे वो फौजी हो या चाहे सिविलियन। किसी ने आज तक पाकिस्तान का हाथ पकड़ा ही नहीं है कि आओ मैं आपकी तकदीर बदलूं। उन सबकी डेस्टिनेशन लंदन नहीं है, सबकी डेस्टिनेशन, अफसोस के राइट। साथ, अच्छा अफसोस के सर, साथ। इसके साथ-साथ एक और चीज़ भी अभी कि जीटी रोड है और कुछ जगह हैं, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, आपने देखा होगा। उसको सर मॉर्गेज करा के और उसके ऊपर भी कर्ज़ा लेने की बातें हो रही है कि क्योंकि पैसे कम हैं तो हमें 2 ट्रिलियन रुपीज़ यानी 2000 अरब रुपए इस तरीके से जनरेट करना है। कुछ मोटरवेज़ जो बच गए थे उसको भी मॉर्गेज करा के और कह रहे हैं कि इसके ऊपर हमने पैसा उठाना है मार्केट से।
देखें, अगर अच्छा तो ये होता कि मिफ्ता इस्माइल साहब अगर जो $2.5 बिलियन चाइना से ले रहे हैं उसकी टर्म्स भी बताते, कौन बताते, इंटरेस्ट रेट क्या है। एग्जैक्ट अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि पिछले जो कर्ज भी चाइना से लिए गए थे उनके उनके इंटरेस्ट रेट डिस्क्लोज करने वाले ही नहीं थे, इन्होंने किए ही नहीं थे। मेरी यहाँ एक दो दफा अमेरिकन डिप्लोमेट से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अपने पाकिस्तानी दोस्तों को ये बताओ कि अमेरिका जब देता है वो ग्रांट देता है, वो एड देता है, लोन नहीं देता। ये चाइना के साथ तुम्हारी दोस्ती है, वो आपको लोन देता है और इतने खतरनाक इंटरेस्ट रेट पे देता है कि आप उनको पब्लिकली या अपने ईवान के अंदर डिस्कस ही नहीं करते। मिफ्ता इस्माइल साहब अच्छा होता कि 2.5 करोड़ जो लिया इन्होंने चाइना से आ रहा है कर्जा, उसकी टर्म्स भी बताते, क्योंकि इन्होंने पिछले माजी में जो खान साहब हैं ये तो चाइनीज बैंकों से भी लोन लेते रहे, गवर्नमेंट से लेना तो अलग की बात, और उनकी टर्म्स बहुत खतरनाक थी। लेकिन वो गया कहां, एक भी नया प्रोजेक्ट खान साहब बता दें, एक भी नई ईंट लगाई हो पाकिस्तान के अंदर। और मैं अभी अभी तो एहतसाब का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ क्योंकि अभी तो हालात ही पाकिस्तान के नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे इनके आसपास जो लोग थे जिनकी दाढ़ी मूछे नहीं है, अरबों में वो पाकिस्तान को धोखा टीका लगा के निकले, अरबों का। पहले करप्शन करोड़ों में होती थी, अब अरबों में हुई है। इस मैंने जिस तरह बताया आपको कि 3 शहरों में मैंने घूम के देखा है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, आपका 500 का 1000 रुपए का लीटर भी हो जाए तो V8 वालों के माथे में बली को नहीं, वो कहा घरों में उन्होंने पैसे रखे, वो सारे सारे पीटीआई के लोग, इन्होंने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कर्जे देखे तो सही, खान साहब को क्वेश्चन, अब मैं अगली मिसाल देता हूँ आपको। हमारे मजहबी पेशवा की हालत ये है कि हालत रावलपिंडी में इनके अपने पीटीआई के कारकुन ने सवाल सिर्फ एक किया है, तो जब उठ के गए हैं बाद में पीटीआई के कारकुनों ने मारा है उसको कि तुमने सवाल क्यों किया। वो इतना बड़ा मजहबी पेशवा बन चुका है कि लोग कहते हैं उसके सामने उसका अपनी पार्टी का कोई कारकुन सवाल भी ना करे। तो अगर ये सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, दुआएं खैर ही की जा सकती है। हमारे जैसा बंदा फिर यहाँ वाशिंगटन डीसी में बैठ के दुआएं खैर ही कर सकता है, वरना हालात तो मौजूद ही नहीं। राइट सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर, सीपैक के हवाले से आपने मतलब कर्जों की बात की, उसके ऊपर भी सर ये वाला जो आप पॉइंट रेस कर रहे हैं, ये बिल्कुल देखा गया, सुनने में आ रहा है कि वो भी 4, 5, 6 और 7% तक वो जो यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो लोग कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि ये शायद पाकिस्तान इसी तरीके से ट्रैप में आ रहा है जिस तरह श्रीलंका आ चुका है। बल्कि बिल्कुल आप कुछ देखें ना, अगर ये आपको बाहर से चाइना और या अमेरिका को सपोर्ट ना करता या IMF, तो आप तो घंटों के हिसाब से पीछे रह चुके हैं। और दूसरा मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तानियों को ये बड़ी गलत फहमी है, आपके जो चंद रूलिंग एलीट के लोग हैं, कि शायद हमारे पास एटॉमिक पावर है, हम लोग तो दुनिया की जिम्मेदारी है कि हमें रेस्क्यू करें, हमारे ऊपर डॉलरों की बारिश करते हैं। ये गलत फहमी है, ये किसी वक्त ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। उससे पहले कुछ कौम का सोचो, कुछ पाकिस्तान के बारे में सोचो। अब मैं सीपैक के बारे में बात करना चाहूंगा। $26 बिलियन आपने लूटा उनका, डबल बिलिंग की आपने, उनको महंगी, उनके कॉन्ट्रैक्ट महंगे किए आपने, और उसके बाद आपने गारंटी दी थी उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए, आपने उसको भी नहीं किया, मारा गया उनको। वो अब इतने मजबूर हो चुके हैं चाइनीज, वो कहते हैं कि हमारे जो शहरी मरते हैं, हम अपनी फौज और पुलिस ले जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि फिर अच्छा, दूसरा उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे प्रोजेक्ट जो है वो अमेरिकन के साथ डिस्कस ना किए जाए। आपने IMF के साथ, खान साहब ने, मेरा मकसद है वो प्लेट में रख के दिए उनको। मैं इसीलिए तो ये चीखता हूं कि खान साहब, आपने एक भी स्टेप ऐसा नहीं लिया अमेरिका के खिलाफ कि वो आपके रजीम चेंज कर दे। आप तो हर चीज अमेरिका की मानते रहे, एब्सोल्युटली नॉट तो आपने शुगर में कह दिया, वरना आपके एयर स्पेस तो आज भी अमेरिकन यूज कर रहे हैं। हाँ, वो यूज कर रहे हैं आपके एयर स्पेस। आपने एक भी नहीं ऐसी चीज की कि वो जरूरत समझते कि आपकी रजीम चेंज की जाए। राइट। लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए आपको कोई नारा एक चाहिए था, तो वो आपको मिल गया अमेरिका के खिलाफ। असद मजीद साहब जो थे वो पीटीआई को बड़ा लवी डवी, वो पीटीआई के कारकुन टाइप थे। वो वेरी, आपने वो बकरा उनको कुर्बानी का बनाया, सामने रखा है। अब पता नहीं किसने मिलके, ये फॉरेन ऑफिस में चेंज हुआ है या असद मजीद साहब ने, गॉड नोज, लेकिन पाकिस्तान के साथ मुसलसल धोखा हो रहा है। और पाकिस्तान जो चूरन सुबह बेचते हैं वो भी बिक रहा है, शाम को हट के दूसरा चूरन बेचते हैं वो भी बिक रहा है। कौम की बदकिस्मती
ये इसके अलावा कुछ भी नहीं। सर ख़त्म कर रहे हैं लेकिन ये न्यूक्लियर की बात आपने की तो सर न्यूक्लियर की हम हिफ़ाज़त कर रहे हैं या न्यूक्लियर हमारी हिफ़ाज़त कर रहे हैं? मतलब आपसे उस थोड़ा-सा ऑन अ लाइटर नोट ये मतलब समझने की कोशिश नहीं सर, करें। उसमें देखें आपके न्यूक्लियर तो एसेट्स तो ज़ाहिर है सियासतदानों के तो हाथ में नहीं है। अगर होते तो आपके बेच-बचा के सारे लंदन चले जाते। लेकिन ये कि अफ़सोस के साथ है, ये ज़्यादा अरसा ये नहीं चलेगा। ये ख़्याल समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर, एक रूलिंग एलीट समझती है क्योंकि हम वी आर एटॉमिक पावर है, हुँ। हमें बैंकरप्ट होने से बचाया जाएगा। दुनिया की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें बैंकरप्ट ना होने दिया जाए। लेकिन ओह! ये ज़्यादा अरसा ये नहीं होगा। दुनिया मजबूर हो चुकी है आपके साथ गेमें कर करके। अब आपको अपने मुल्क के लिए सीरियस होना पड़ेगा। इसके आगे वो कहते हैं ना, वो तारक अजीज कहते थे गलती गुंजाइश निश्ता है, इसके बाद गलती ज़बरदस्त, बिल्कुल वो क्या कहा करते थे और एग्ज़ैक्टली इसी एफएटीएफ और आईएमएफ जो है उनके जो स्क्रूज़ है वो हमारे स्क्रूज़ टाइट करते रहते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर। इससे किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर।